अभय का गुस्सा समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो जलन उसके सीने में किसी तेजाब की तरह उतर रही थी। इस बीच ऑफिस में सतीक्षा ने हमें सोच में डाल दिया था। उनके जाने के बाद हम कुछ देर वहीं गलियारे में खड़े रहे। फिर हमने अपनी भावनाओं को समेटा और शौर्य भैया के पास उनके कैबिन में चले गए। हम लोगों ने बाकी बचा हुआ सारा काम निपटाया। देखते ही देखते शाम के 5 बज गए। हम अपना सामान समेट ही रहे थे कि तभी मिस्टर चौहान की तेज आवाज शौर्य भैया के कैबिन में गूंजी। खत्म हुआ या नहीं तुम लोगों का काम? शौर्य भैया ने बिना उनकी तरफ देखे फाइलों में मशगूल रहते हुए ही जवाब दिया। हाँ हो गया, हम तुम्हें कॉल करने ही वाले थे। मिस्टर चौहान ने अंदर आकर वहां लगे सोफे पर धमकते हुए पूछा, कॉल क्यों, क्या हुआ? शौर्य भैया ने अपनी कुर्सी घुमाई और बोले, अरे कुछ नहीं, हम बस ये बोल रहे थे कि हमें रुद्र भैया के साथ जाना है एक मीटिंग में, तो आप लोग दोनों घर चले जाओ क्योंकि हमें आने में लेट हो जाएगा। मिस्टर चौहान ने हमारी तरफ एक नजर देखी और पूछा, ओह अच्छा ठीक है, कब तक फ्री हो जाएंगी आप? हमने सहजता से जवाब दिया, जी हम तो फ्री ही हैं, हमारा काम हो गया, हम तो भैया के साथ बैठे थे बस। शौर्य भैया ने फाइल बंद करते हुए कहा, एक काम करिए, आप लोग निकलिए, हम रात को रुद्र भैया के साथ आएंगे। मिस्टर चौहान बोले, ओके फाइन, सोना चलिए। हमने जी चौहान साहब कहा और फिर भैया से बाय कहकर उनके साथ भैया के कैबिन से निकल गए। निकलते वक्त हम अपने पर्स में अपना सामान ठीक से सेट कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा ध्यान सामने रास्ते पर नहीं था। इस वजह से हम सामने से तेजी से आती सतीक्षा से बुरी तरह टकरा गए। सतीक्षा हड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी बोली, ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं। हमने मुस्कुराकर उसे संभाला और कहा, अरे कोई बात नहीं, देख तो हम भी नहीं रहे थे, माफ कीजिएगा। सतीक्षा ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, जी मैम सॉरी, मुझे लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ, और वो तेज कदमों से आगे बढ़ गई। हमने उन्हें जाते हुए देखा। उनके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अभी अभी बहुत रोकर आई हैं। उनके चेहरे की वो लाली और आंखों की सूजन देखकर हमारे दिमाग में तुरंत रुद्र भैया का ख्याल आया। कहीं उन्होंने फिर से सतीक्षा को डांटा तो नहीं? ये सोचकर ही हमने जल्दी से मिस्टर चौहान को आवाज दी, जो हमसे काफी आगे निकल गए थे। मिस्टर चौहान! वे हमारी आवाज सुनकर रुक गए और पीछे मुड़कर हमारे पास आए। जी कहिए, क्या हुआ? हमने उनसे कहा। मिस्टर चौहान आप गाड़ी निकालिए, हम बस 2 मिनट में रुद्र भैया से मिलकर आते हैं। मिस्टर चौहान ने ओके कहा और पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गए। हम सीधे रुद्र भैया के कैबिन के पास गए, मगर अंदर जाने से पहले ही हमारे कदम ठिठक गए। हमने बाहर से ही कांच के दरवाजे से भैया को देख लिया था। वे काफी गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने गुस्से में अपने सामने रखी फाइल जमीन पर फेंक रखी थी और पूरा कैबिन अस्त व्यस्त था। हमें अब कोई शक नहीं रहा कि सतीक्षा के रोने का असली कारण क्या था। हम वहां से बिना कुछ कहे वापस लौट आए। बस मन में ये पक्का निश्चय कर लिया था कि सतीक्षा से बात करनी ही होगी और जानना ही होगा कि आखिर माजरा क्या है। ये सोचते हुए हम बिल्डिंग से बाहर आ गए। मिस्टर चौहान गाड़ी लेकर हमारे सामने आ गए और बोले, तो चले? उनकी आवाज से हम अपनी सोच की गहराई से बाहर आए और बोले, जी हाँ चलिए। फिर हम दोनों वापस घर आ गए। घर पहुंचकर हम सीधे अपने कमरे में चले गए और फ्रेश हुए। भाभी ने गर्मा गर्म चाय और नाश्ता दिया, हमने वो किया। तभी मम्मी ने हमें आवाज दी तो हम उठकर उनके पास चले गए। हमने पूछा, हाँ मम्मी बोलिए। मम्मी ने कहा, सोना आपकी आंटी आपको बुला रही थी, बोली थी जब आप आ जाओ तो आपको भेज दे उनके घर। मम्मी की बात सुनकर हमें कल की अभय वाली घटना याद आ गई। हमने सिर्फ हाँ कहा और अपने कमरे की तरफ मुड़ने लगे। मम्मी ने फिर टोका, क्या हुआ, जाओगी नहीं क्या? जाओ बेटा मिल लो, शायद कोई काम हो, सुबह से 3 बार पूछ चुकी है। हमारा मन अभय की कड़वाहट से भरा था। हमने बेरुखी से जवाब दिया, नहीं मम्मी हमारा मन नहीं है अभी कहीं जाने का, हम बाद में मिल लेंगे, अभी बहुत थके हुए हैं। मम्मी ने फिर से समझाया, पर बेटा उन्हें कोई काम होगा तो? हमने गुस्से में कहा, कोई काम वाम नहीं होगा मम्मी, और होगा भी तो उनके बेटे हैं, वो कर देंगे काम, हमारी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम हर वक्त उनके काम के लिए मौजूद नहीं रहेंगे, आखिर हमें भी काम होते हैं और फिलहाल हम बहुत थके हुए हैं। इतना बोलकर हम अपने कमरे में वापस आ गए। हमारी इस तरह की तीखी बात सुनकर मम्मी हैरान रह गई, क्योंकि आज से पहले हमने कभी आंटी के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद हम सच में ऑफिस से आकर बहुत थक गए हैं, इसलिए उन्होंने इस विषय में ज्यादा नहीं सोचा। हम अपने कमरे में आकर गुस्से में बैठ गए। हम चाहकर भी अभय के घर नहीं जाना चाहते थे। उनकी कही वो सारी चुभती हुई बातें फिर से हमारे जहन में ताजा हो गई, जिससे हमारा गुस्सा और बढ़ गया। हमने खुद से ही कहा, हम नहीं जाएंगे उनके घर, कोई लेना देना नहीं है हमारा उनसे, जब उन्हें हमसे प्रॉब्लम है तो क्यों जाए हम? सोचते सोचते हम बिस्तर पर लेट गए, मगर कमरे की 4 दीवारी में हमारा मन नहीं लग रहा था। हमें घुटन महसूस हुई तो हमने सोचा कि छत पर चले जाएं। हम जल्दी से बेड से उठे और बाहर निकलकर ऊपर छत पर चले गए। शाम के 6:30 बज रहे थे। ये वो वक्त था जब दिन और रात का मिलन हो रहा था। झुरमुट होती सांझ, पक्षियों का मधुर कलरव, खुले आसमान में बिखरा हुआ वो सिंदूरी और नारंगी रंग, और पूरब दिशा की ओर से चलती हुई ठंडी पुरवाई बेहद लुभावनी लग रही थी। मन को सुकून देने वाला बिल्कुल शांत वातावरण था। हमने वहां पहुंचकर खुद को अपनी बाहों में भर लिया और आंखें मूंदकर धीरे धीरे छत पर चहलकदमी करने लगे। हमें वहां आए अभी कुछ 10 मिनट ही बीते होंगे कि अचानक किसी के कदमों की आहट हमारे कानों में पड़ी। हमारा दिल एक पल के लिए धक से रह गया। हमें लगा कि हर बार की तरह कैप्टन साहब फिर से आ गए हैं। जैसे ही ये ख्याल हमारे दिमाग में आया, हमने बिना उस तरफ पलटे अपनी चाल बढ़ा दी और दूसरे साइड से नीचे जाने लगे कि तभी हमारे कानों में एक आवाज पड़ी, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। ये आवाज सुनकर हम तुरंत पीछे पलटे तो पाया कि मिस्टर चौहान खड़े शाम के उस सुहावने मौसम को निहार रहे थे। उन्हें वहां देखकर हम थोड़े हैरान हुए।
मगर फिर खुद को संयत कर उनके पास जाकर बोले, मिस्टर चौहान, आप यहाँ? मिस्टर चौहान मुस्कुराकर बोले, हाँ, घर में बोर हो रहा था तो सोचा बाहर जाते हैं, इसीलिए आपको बुलाने गया। तभी आंटी ने बताया कि आप यहाँ हो तो मैं भी आ गया। फिर उन्होंने प्रकृति की शुद्ध हवा को महसूस करते हुए कहा, वैसे अब सोच रहा हूँ रोज आया करूंगा जब तक यहाँ हूँ। कितना सुकून है यहाँ। हमने धीमी आवाज में जवाब दिया, सुकून तो है। मिस्टर चौहान भावुक होकर बोले, सोना, जानती हो आप, मैं जब अपने घर में होता हूँ ना तो शाम को रोज बाहर बीच पर निकल जाता हूँ शांति की तलाश में, और काफी देर तक वहीं अकेले बैठा रहता हूँ। सारी चिंता और तनाव को भूलकर कुछ पल खुद के लिए निकालता हूँ, मगर वहाँ आज तक यहाँ के जैसा सुकून नहीं मिला मुझे। हमने उन्हें समझाया, चौहान साहब, सुकून जगह में नहीं होता, सुकून तो वहाँ होता है जहाँ हमारा मन लग जाए। सुकून वो होता है कि हम किसी से अपने दिल की बातें बेझिझक कर लें, किसी के साथ को एंजॉय करने लगे, वही होता है सुकून। जैसे हमें यहाँ छत पर मिलता है। जब भी उदास होते हैं, चिंता में रहते हैं, तो यहाँ आकर कुछ पल अकेले रहकर मन को शांत कर लेते हैं। मिस्टर चौहान ने हमारे चेहरे को गौर से देखा और पूछा, क्या हुआ है आज आपको? किस चीज को लेकर परेशान हैं आप? उनके अचानक पूछे गए सवाल से हम थोड़े हैरान हुए, तो वे फिर बोले, अभी आप बोली ना कि जब उदास होती हैं या कोई चिंता होती है तब आप यहाँ आती हो, इसीलिए पूछ रहा हूँ क्या हुआ है। हमें अपनी ही बात याद आई तो हमने बात संभालते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज तो हम बस ऐसे ही आ गए, थोड़े थक गए थे ऑफिस में ना, इसलिए। मिस्टर चौहान ने ओ अच्छा कहा और फिर बोले, वैसे अगर कोई बात है तो बोल सकती हैं, मैंने सुना है प्रॉब्लम्स बताने से मन हल्का होता है। हमने उन्हें देखा और मना कर दिया। मिस्टर चौहान ने बस मुस्कुराते हुए फिर से कहा, वैसे एक बात बोलूं, आप ऐसी अच्छी नहीं लगती, आप वैसी ही अच्छी लगती हैं जैसे कल ऑफिस में कनिका के सामने आपने उसे जवाब दिया था। उनकी बात सुनकर बरबसी हमारे लबों पर मुस्कान आ गई। इसे देख मिस्टर चौहान ने फिल्मी अंदाज में एक्टिंग करते हुए कहा, जानी, बहुत प्यारी है मुस्कान आपकी, इसे यूं उदासियों में ना छुपाया करो, हमारा दिल उदास हो जाता है आपको उदास देखकर, इसीलिए हमें अपने दिल का हाल बताया करो। वे घुटनों पर बैठ गए और एक हाथ अपने सीने पर और एक ऊपर की तरफ उठा लिया। उन्हें इस तरह नौटंकी करते देख हम अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंस पड़े। हमारे साथ वे भी हंसने लगे, पर तभी वे कराह उठे, यार, यहाँ कंकड़ है, घुटने में चुभ गए, आउच, अब हाथ दीजिए तो उठूं मैं। उनकी बात सुनकर हमने हंसते हुए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और उन्हें उठने में मदद करने लगे। ठीक उसी पल हमारी नजर सामने छत के दरवाजे पर पड़ी जहाँ कैप्टन साहब खड़े थे। हमें और मिस्टर चौहान को इस तरह हाथ पकड़े देख वे वहीं पत्थर की तरह ठहर गए। उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, बस अपनी जलती हुई निगाहों से हमें घूरने लगे। उन्हें इस तरह देख हमारी धड़कनें सामान्य से काफी तेज चलने लगी। हम अपनी जगह सुन्न खड़े रह गए। छत पर पसरा वो सन्नाटा अब हमारे कानों में शोर मचा रहा था। मिस्टर चौहान ने हमारा हाथ थामे हुए कहा, अम्मा यार, हाथों में थोड़ी ताकत लाओ तो मैं उठूं। उनकी आवाज ने हमें वर्तमान के कड़वे सच में वापस खींचा। हमने तुरंत अपनी घबराहट को छुपाते हुए उन्हें उठने में मदद की। जैसे ही वे उठकर खड़े हुए, हमने एक डरी हुई नजर फिर से छत के दरवाजे की तरफ डाली जहाँ कुछ पल पहले कैप्टन साहब खड़े थे, मगर अब वहाँ सन्नाटा था। हमें लगा कि वे शायद हमारा और अक्षत का साथ बर्दाश्त नहीं कर पाए और वापस लौट गए हैं। हमने बेचैनी से मिस्टर चौहान से कहा, चौहान साहब, नीचे चलते हैं, काफी वक्त हो गया है। मिस्टर चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। हम दोनों नीचे आ गए, पर हमारा मन अब भी वहीं छत पर अटका था। हमने पूरे फ्लोर पर अपनी नजरें घुमाई, खासकर आंटी के बंद दरवाजे पर। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी वे कहाँ ओझल हो गए। उनका इस तरह बिना कुछ कहे गायब हो जाना हमें रह रहकर खल रहा था। हमें पूरा यकीन था कि वे हमेशा की तरह कुछ तंज कसेंगे या अपना हक जताएंगे, मगर उनकी ये चुप्पी किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। दूसरी तरफ छत के एक अंधेरे कोने से निकलकर कैप्टन साहब अब खुले में आए। उनकी भूरी भूरी आंखें गुस्से और दर्द के मेल से लाल अंगार हो चली थीं। उनके चेहरे की नसें तन गई थीं और माथे पर गहरा बल पड़ा था। उनकी मुट्ठियां इस कदर कसी हुई थीं कि हाथों की नसें साफ लकीरों की तरह उभर आई थीं। वे अपना आपा खो चुके थे। उन्होंने अपनी उस कसी हुई मुट्ठी का एक जोरदार पंच सीधे सामने वाली खुरदुरी दीवार पर दे मारा। वो दीवार बिना प्लास्टर की थी, जिससे उसके नुकीले कंकड़ अभय की खाल में धंस गए। उनकी मुट्ठी के पिछले हिस्से से खून की बूंदें टपककर जमीन पर गिरने लगी, मगर उन्हें उस शारीरिक पीड़ा का एहसास तक नहीं था। वे बस वही दीवार के सहारे टिककर खड़े रहे, अपनी बेकाबू भावनाओं को वश में करने की नाकाम कोशिश करते हुए। थोड़ी देर यूं ही खड़े रहने के बाद जैसे उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया हो, वे वहीं घुटनों के बल बैठ गए और अपना चेहरा ऊपर कर सूने आसमान की तरफ देखने लगे। ठीक उसी वक्त कहीं दूर से एक पुराने दर्द भरे गाने की आवाज उनके कानों से टकराई। उस संगीत की हर धुन उनके जख्मों को कुरेद रही थी। गाने के बोल हवा में तैरते हुए आए, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। उन शब्दों ने अभय के भीतर के सख्त फौजी को पूरी तरह तोड़ दिया। वे दीवार से पीठ सटाकर खड़े हो गए जैसे ही गायक की आवाज गूंजी कि लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। अभय की आंखों के कोरों से आंसू बहने लगे। वे चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे जब गाने में वो पंक्ति आई, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। तो अभय को अपनी आने वाली जिंदगी का वो डरावना सच दिखने लगा जहाँ सोना उनके साथ नहीं होगी। वे अपनी बंद आंखों के पीछे सोना के उन पलों को याद करने लगे, उसका शर्माना, उसका मुस्कुरा देना, वो पलके झुका लेना।
गाने के हर अंतरे के साथ उनकी सिसकियां गहरी होती गईं। कैसे भुलाऊं वो सारी बातें, वो मीठी रातें, वो मुलाकातें। ये बोल अभय के दिल पर नश्तर की तरह चुभ रहे थे। वे दिल और दिमाग की इस जंग में बुरी तरह उलझ चुके थे। रात के 8 बज चुके थे, पर उनकी ये जंग किसी मुकाम तक नहीं पहुंची थी। तभी अचानक उनके फोन की रिंगटोन ने सन्नाटा तोड़ा। उन्होंने बिना स्क्रीन देखे फोन रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ आंटी थी। हेलो अभी, कहाँ है बेटा? अभय ने भारी आवाज में जवाब दिया। यही हूँ माँ। आंटी ने फिक्र से कहा। बेटा जल्दी आजा, खाना खाना है, 8 बज गए हैं। अभय ने मना कर दिया। माँ आप खा लो, मुझे भूख नहीं है और मुझे आने में अभी वक्त लगेगा। आंटी हैरान थी। अभी तो बोल रहा था यही है और अब बोल रहा है आने में वक्त लगेगा। दोपहर भी खाना नहीं खाया तूने, क्या हो गया है तुझे बेटा? हाँ? अभय ने बिना कोई सफाई दिए कॉल कट कर दिया और फिर से रेलिंग के सहारे खड़े होकर सुनसान सड़क को ताकने लगा। उधर नीचे आंटी अपने घर में अपने ही विचारों में खोई बड़बड़ाती हुई घर से बाहर आई। ठीक उसी वक्त हम भी अपने कमरे से बाहर निकले थे। हमने आंटी को इस तरह खुद से बातें करते देखा तो पूछ बैठे, अरे आंटी क्या हो गया? आप इस तरह से अकेले क्या बोल रही हो? हमारी आवाज सुनकर आंटी रुकी, पर उन्होंने हमारी तरफ देखा नहीं। वे दूसरी तरफ नजरें फेर कर रूखेपन से बोली, तुझे क्या करना है? तुझे कौन से मेरी परवाह है? मेरी जो भी बात है मैं खुद संभाल लूंगी। इतना बोलकर वे अंदर जाने लगी तो हम भी उनके पीछे पीछे उनके घर के अंदर चले गए। हमने हैरानी से पूछा, अरे आप ऐसे क्यों बोल रही हो? हम क्या किए? आंटी ने ताना मारा, कुछ नहीं, तू कहाँ कुछ करती है और तू क्यों मुझसे बात कर रही है? तुझे तो बहुत काम है ना, तो जा, मेरा ख्याल रखने के लिए मेरा बेटा है मेरे पास। उनकी बात सुनकर हमें वो दोपहर वाली बात याद आई जो हमने अपनी मम्मी से गुस्से में कही थी। हमने पूछा, आपको ये किसने बोला? आंटी ने कड़वाहट से कहा, बोलेगा कौन? मैं तेरे घर आई थी तो तुझे खुद बोलते हुए सुना। किसी के बोलने पर मैं विश्वास नहीं करती, समझी तू? हमें अपनी गलती का एहसास हुआ और हमने माफी मांगते हुए कहा, आंटी सॉरी, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस उस वक्त गुस्से में थे इसलिए बोल दिए। आंटी ने हमारी आंखों में आंखें डालकर पूछा, हाँ, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तेरा ये गुस्सा अभय की वजह से है ना? हमने अपना सिर झुका लिया। आंटी सब समझ गई थी। उन्होंने हमें अपने पास बिठाया और भावुक होकर बोली, देख सोना, मुझे नहीं पता तुम दोनों में क्या चल रहा है, मगर इतना जानती हूँ, तुम दोनों ही झगड़े की वजह से खुद को तकलीफ दे रहे हो। ना तू खुश रहती है, ना वो मेरा नालायक। उसको तो भगवान जाने क्या हुआ है, खाना पीना तक छोड़ रखा है, बस 24 घंटे सिगरेट के धुएं में खुद का दिल सुलगाते रहता है। आंटी का गला रुंध गया था। उन्होंने आगे कहा, सच बताऊं ना तो तुम दोनों ही मुझे समझ नहीं आ रहे हो, इसीलिए आज तू सच सच बता मुझे क्या चल रहा है तुम लोगों का। हमने टालने की कोशिश की। चल क्या रहा है, आपका क्या मतलब? आंटी ने हकीकत का आईना दिखाया। मतलब मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि तू अब पहले जैसी नहीं रही और ना वो पहले जैसा है, इसीलिए कहती हूँ जो भी हो दोनों साथ में बैठ के बात कर लो और ये लड़ाई झगड़ा खत्म करो। क्योंकि देख सोना, उसकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, बस कुछ दिन और फिर वो चला जाएगा और पता नहीं कब लौटेगा। इस बार भी 2 साल बाद आया था। मैं नहीं चाहती तुम दोनों आपस में इस तरह गलतफहमियां लेकर बैठो, क्योंकि बेटा गलतफहमियां इंसान को तोड़ देती है और मैं तुम दोनों को टूटते हुए नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि अगर वो मेरा बेटा है तो तुझे भी मैंने अपनी बेटी माना है। आंटी की आंखों से आंसू छलक पड़े। और सिर्फ बेटी क्या, माना तो मैंने और बहुत कुछ है, मगर तुम दोनों को देख मेरी आस टूटती सी लग रही है। उनकी रुंधी हुई आवाज ने हमारे दिल को चीर दिया। हम वहीं खामोश खड़े रह गए। हमारे पास आंटी की उन उम्मीदों का कोई जवाब नहीं था। आंटी की बात सुनकर हम आगे कुछ नहीं बोल सके, बस खामोशी से वहीं खड़े रहे। आंटी अब भी लगातार बोले जा रही थी, मगर हमें मानो कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। हम बस जड़ बनकर अपनी जगह पर खड़े रहे। हमें यूं खामोश और खोया हुआ देख आंटी ने हमारे हाथ को हिलाया और हमसे कहा, कहाँ खो गई? मैं जो बोल रही हूँ सुन भी रही है कि नहीं? उनकी बात से हम होश में आते हुए जल्दबाजी में बोले, हाँ हाँ सुन रहे हैं। आंटी ने अपनी ममता भरी आवाज में आगे कहा, देख बेटा, मैं अपने बेटे की तरफदारी नहीं करूंगी कि वो बहुत अच्छा है। मैं बस तुझसे इतना ही कहूंगी कि तू बस एक बार शांति से बैठकर सोच और देख कि तेरा दिल क्या कहता है, कैसा महसूस करती है तू उसके लिए। अपने दिल से पूछ के देख, आगे तू खुद समझदार है। मैं अब तुझसे और कुछ नहीं कहूंगी। इतना बोल आंटी खामोश हो गई। उनकी बात सुनकर हम उन्हें देखने लगे। हमारा दिमाग एकदम सुन्न पड़ चुका था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इस वक्त सिर्फ आंटी की कही एक बात हमारे दिमाग में किसी शोर की तरह घूम रही थी कि वो कुछ दिन में वापस चले जाएंगे। बस यही एक बात बार बार दिमाग में घूमे जा रही थी। ना जाने क्यों इस एक छोटी सी बात का इतना गहरा असर हो रहा था कि आंखें बेतहाशा छलकने को बेताब हुए जा रही थी। जब बहुत कोशिशों के बाद भी हमारा खुद को संभालना मुश्किल होने लगा तो हम बिना आंटी से कुछ कहे या उनकी आगे की बात सुने उनके घर से बाहर निकल आए। अपने घर आकर हम सीधे अपने कमरे में चले आए। कमरे में आकर हम बेसुध से ही बिस्तर पर बैठ गए और ना जाने कब आंसुओं की धार आंखों की कोरों से बगावत कर गालों पर लुढ़क आई। दिल में दर्द की एक ऐसी टीस उठी जिसे आज से पहले हमने कभी महसूस नहीं किया था। जहन में बार बार उनके जाने की बात घर करने लगी थी, जिस वजह से एक बेचैनी सी दिल में होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे जिस्म से जान निकाल रहा हो और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। जब सब कुछ समझना
मुश्किल होने लगा तो फिर हमने खुद से ही सवाल किया, क्यों, आखिर क्यों इतना फर्क पड़ रहा है हमें उनके जाने का जानकर? क्या हो गया है हमें? क्या क्या हो जाता है हमें जब वो हमारे आसपास होते हैं? हम खुद से लड़ते रहे, सबसे भिड़ जाने वाले हम उनसे क्यों नहीं लड़ पाते हैं? क्यों उनकी सारी बातों का जवाब हमारे पास होते हुए भी हम उन्हें जवाब नहीं दे पाते? क्यों उनके पास आने पर खुद को उनसे दूर नहीं कर पाते हैं? क्यों उनकी हर गलत से गलत हरकत एक पल में भूल जाते हैं? क्यों उनकी बेखुदगी भी हमें नागवार नहीं गुजरती? और तो और क्यों सिर्फ उनके करीब मात्र होने पर खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझते हैं हम? क्या है ये सब और क्यों है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ, तो अब क्यों अब जिंदगी में उनकी जरूरत सी महसूस होने लगी है? क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है? वो सिर्फ अपनी माँ और ड्यूटी से प्यार करते हैं, हमारी कोई जरूरत नहीं है उन्हें। और होगी भी क्यों? हम हैं क्या उनके? हम खुद से ही खुद सवाल किए जा रहे थे, मगर जवाब का कोई पता नहीं था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, हमारे मन का द्वंद भी बढ़ता जा रहा था। जब धीरे धीरे सिर दर्द से फटने लगा तो हम बिस्तर पर लेट गए और इन सब सवालों के जवाब सोचते सोचते कब हम नींद की आगोश में चले गए हमें पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ कैप्टन साहब अब भी छत पर खड़े तारों भरे आसमान को निहारे जा रहे थे। अपने वापस लौटने के बारे में सोचते हुए वे खुद से ही बोले, एक और रात का सफर खत्म, अब बस 6 दिन और बाकी बचे। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर आगे बोले, ओह गॉड, कितना मुश्किल हो रहा है अब एक एक दिन बिताना। जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है मन बेचैन होते जा रहा है। आखिर क्यों हो रहा है ये सब? क्यों मैं, कैप्टन अभय प्रताप शर्मा, हर चीज पर काबू पा लेने वाला, आज खुद ही खुद के जज्बातों पर काबू पाने में असमर्थ हो रहा हूँ। क्या हो गया है अभी तुझे? वे अपनी ही परछाई से सवाल कर रहे थे। क्यों वो नादान सी लड़की तेरे दिलो दिमाग को काबू किए बैठी है? क्यों तू खुद को उससे बंधा हुआ महसूस कर रहा है? तू तो ऐसा नहीं था। हाँ, नहीं हूं मैं ऐसा और ना ही बनूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उससे कोई बंधन नहीं बांधूंगा। बस और 6 दिन बचे हैं, कैसे भी करके इन 6 दिनों को भी उससे दूर रहकर निकालना होगा। हाँ, मुझे ये करना ही होगा। उन्होंने मन ही मन पक्का इरादा किया। फिर थोड़ी देर और खड़े रहने के बाद नीचे अपने घर आ गए। आंटी आज अभी तक जागी हुई थी। जैसे ही कैप्टन साहब घर के अंदर आए तो उन्हें देख चौंक गए, मगर फिर संभल कर बोले, माँ तुम सोई नहीं अब तक? आंटी ने तल्खी से जवाब दिया, जिसका बेटा इतनी देर तक घर के बाहर भूखा प्यासा घूम रहा हो, उस माँ को नींद भला कैसे आएगी? अभय ने बात टाली, अरे माँ मैंने खाना खा लिया है, अब जा रहा हूँ सोने, तुम भी सो जाओ। वे अपने कमरे की तरफ बढ़े ही थे कि आंटी पीछे से बोली, क्या खाया तूने और कब खाया? कैप्टन साहब रुक गए और फिर बोले, अरे माँ बोला ना खा लिया। क्या तुम भी क्या खाया नहीं खाया लेकर बैठ गई हो? जाओ जाकर सो जाओ। आंटी पास आई। यसु बेटा, झूठ जमाने से बोला कर अपनी माँ से नहीं समझा। मैं तेरा चेहरा देख के बता सकती हूँ कि तूने खाना नहीं खाया। अभय बोले, माँ। आंटी ने बात काटते हुए कहा, तुझे क्या लगता है तेरी माँ पागल है? उसे समझ नहीं आता कि उसका बेटा परेशान है? अभय नजरें चुराते हुए बोले, किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? आंटी ने टुक में जवाब दिया, तेरी नाखों ने। बेटा तू भले ही एक नेवी अफसर है और लोगों से अपने चेहरे के भाव छुपा लेने में महारत हासिल हो तुझे, मगर मैं तेरे दिल की धड़कन सुन सकती हूँ, माँ हूँ तेरी। अभय असहज होकर बोले, माँ क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आंटी उनके सामने आ गई। अच्छा नहीं समझ आ रहा? फिर तू मुझसे नजरें क्यों चुरा रहा है? अभय ने फिर झूठ कहा, ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं कहाँ नजरें चुरा रहा हूँ? आंटी ने सख्ती से पूछा। यसु सब कुछ जानती हूँ मैं, क्यों कर रहा है तू ये सब? अभय ने ठंडी आवाज में पूछा। क्या कर रहा हूँ मैं? आंटी ने अब सीधा हमला किया। चल ठीक है, जब तुझे मुझसे ही सुनना है तो सुन। प्यार करने लगा है ना तू सोना से? वे उनके चेहरे के भावों को ध्यान से पढ़ते हुए बोली। आंटी की बात सुनकर कैप्टन साहब बिल्कुल हड़बड़ा गए। उन्हें एक जोरदार झटका लगा। वे सोचने लगे, आखिर माँ ये क्या कह रही है? प्यार और मैं? उनके चेहरे पर एक पल में सैकड़ों भाव आ गए और चले गए, मगर उन्होंने तुरंत उन्हें छुपा लिया और बोले, माँ क्या बकवास कर रही हो? कुछ भी मत बोलो। मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? वे थोड़े गुस्से में बोले। आंटी ने शांत भाव में कहा, अभी ये झूठा गुस्सा उस मासूम सी लड़की को दिखाना जिसे हमेशा इसी झूठे गुस्से को दिखाकर खुद से दूर करता है, मुझे नहीं। वो डरती होगी तेरे इस झूठे गुस्से और नाराजगी से, मैं नहीं। मैं माँ हूँ तेरी, समझा तू? और तू क्यों नहीं कर सकता उससे प्यार? क्या कमी है उसमें? हाँ अच्छी भली तो है। अभय का गुस्सा अब और बढ़ गया। माँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्या क्या बोले जा रही हो? तुम्हें कुछ पता भी है? मैं और उस पागल लड़की से प्यार? दुनिया में और कोई नहीं मिली क्या मुझे? हाँ आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिली ना बेटा, बहुत मिली। मैंने कब कहा कि नहीं मिली? मगर भाई तेरे दिल को सिर्फ यही पागल लड़की है। अब तू भले अपनी ईगो के चलते इस बात को माने या ना माने। अभय ने हार मानते हुए कहा, क्या बकवास है माँ, जाइए सो जाइए, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वे तेज कदमों से अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर आंटी ने जब उन्हें इस तरह जाते देखा तो सिर पर हाथ रख सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। उन्होंने तेज आवाज में कहा ताकि अंदर कैप्टन साहब सुन सके, भाग मत बेटा अपनी खुशियों से। जिंदगी हर बार एक जैसी नहीं होती है। कब तक क्यों खुद को खुशियों से दूर रखेगा?
तुझे भी हक है खुश रहने का। एक बार कोशिश करके तो देख बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि ये खुशी भी कोई और छीन कर ले जाए तुझसे। और अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो सोच ले, इसका जिम्मेदार तू खुद होगा। इतना बोलकर आंटी थोड़ी देर चुप हो गई, फिर उठकर किचन में चली गई। अंदर कैप्टन साहब ने जब ये सुना तो परेशानी ने उन्हें घेर लिया। वे हताश होकर धीरे से बोले, कैसे समझाऊं माँ मैं तुम्हें, जो तुम सोच रही हो वो नहीं हो सकता है। वे सीधे बिस्तर पर जा गिरे और आंखें बंद कर ली, जिससे आंसू की एक धार उनके आंखों के कोनों से बह निकली। वे वैसे ही लेटे हुए थे कि आंटी ने उनका दरवाजा नॉक किया और बोली, ये खाना रखा है, खा लेना, कल से कुछ नहीं खाया है तूने। मैं जा रही हूँ सोने, कल जल्दी उठकर अपनी बहू से बात करनी है मुझे। बहू शब्द सुनते ही कैप्टन साहब बिस्तर से उछलकर बैठ गए। उन्होंने खुद से कहा, बहू ये माँ पागल हो गई है क्या? वे जल्दी से दरवाजे के पास भागे और झटके में दरवाजा खोल दिया। सामने आंटी खड़ी मुस्कुरा रही थी। अभय ने गुस्से में कहा, माँ तुम उससे कुछ भी बकवास नहीं करोगी, समझी? मैं बता चुका हूँ, मैं नहीं करता उससे प्यार और ना ही कभी करूंगा। फिर उन्होंने गुस्से में उनके हाथ से थाली ली और अंदर चले गए। आंटी उनकी इस झल्लाहट पर मुस्कुरा दी। अगली सुबह जब हमारी आंख खुली तो पाया कि रात भर की बेचैनी ने हमारे शरीर को तोड़ दिया था। सिर दर्द कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अंदर से हथौड़े मार रहा हो। लेकिन आज हमारा ऑफिस जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज हमें डिजाइन सबमिट करनी थी और उनकी डिटेल्स वाली फाइल भी तैयार करनी थी। हमने भारी मन से खुद को तैयार किया। फ्रेश होकर हम भाभी के पास गए और चाय पी, मगर उस चाय से भी हमारे सिर का बोझ हल्का नहीं हुआ। हमने चुपके से कमरे में जाकर एक पेन किलर ले ली और तुरंत घर से बाहर निकल गए। जैसे ही हम गलियारे में आए, सामने ही आंटी खड़ी दिख गई। उनकी नजरों में कल वाली बातें और कुछ सवाल थे, मगर आज हम किसी भी चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। हमने उनसे कोई बात नहीं की और नजरें चुराकर जल्दी से नीचे चले गए। हमें इस तरह बेरुखी से जाते देख आंटी थोड़ी हैरान रह गई, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम जल्दी से नीचे आए और शौर्य भैया के साथ ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस पहुंचते ही माहौल बिल्कुल अलग था। जब तक हम और शौर्य भाई ऑफिस पहुंचे तब तक वहाँ सारी तैयारी पूरी हो गई थी। हमने बिना समय बर्बाद किए खुद को काम में झोंक दिया। अगले 3 घंटे तक हमने लगातार मशक्कत की, डिजाइन्स की हर छोटी छोटी बारीकी पर काम किया और आखिरकार वे शानदार डिजाइन्स तैयार हो गई। हमने गर्व के साथ वो डिजाइन्स शौर्य भैया और मिस्टर चौहान को दिखाई, जिन्होंने उन्हें देखते ही फाइनल कर दिया। डिजाइन्स भैया को सौंपने के बाद हम उनके कैबिन से बाहर निकल आए। हमारा मन अब भी सतीक्षा को ढूंढने में लगा था, क्योंकि हमें उनसे बात करना बेहद जरूरी लग रहा था। हमने हॉल में यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई, पर वे कहीं नहीं दिखी। हमने पास काम करने वाली एक लड़की से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे रुद्र भैया के कैबिन में हैं। हम सीधे रुद्र भैया के कैबिन की तरफ बढ़ गए। हम भैया के कैबिन के करीब ही पहुंचे थे कि अचानक कनिका ने रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर वही पुरानी चिढ़ थी। उसने अकड़ कर कहा, कहाँ चली जा रही हो तुम इस तरह से? ये ऑफिस है, कोई तुम्हारा घर नहीं है जो इस तरह घूम रही हो। जाओ जाकर अपना काम करो। हमने शांति से जवाब दिया, हमें सतीक्षा जी से मिलना है। कनिका ने तंज कसते हुए पूछा, सतीक्षा से? क्यों? फिर वे थोड़ा रुकी और हमारे चेहरे को गौर से देखते हुए कड़वाहट से बोली, सतीक्षा से मिलना है या रुद्र सर से? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को, जो पहले काम के बहाने बॉस के आसपास मंडराती हो और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाती हो। मगर एक बात सुन लो, यहाँ ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। उसने अपनी उंगली दिखाते हुए चेतावनी दी, क्योंकि वो रुद्र सर है, शौर्य सर नहीं। उन्हें 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालने में, समझ आई बात? तो अब जाओ यहाँ से। उसकी बेहुदा बातें सुनकर हमें बहुत गुस्सा आया, मगर हमने खुद को काबू में रखा। हमने उसे गुस्से में घूरा और उसकी बातों को अनसुना कर सीधे रुद्र भैया के कैबिन का डोर नॉक कर दिया। हमने पूछा, क्या हम अंदर आ जाए? रुद्र भैया की आवाज आई, आ जाइए। हम अंदर गए और हमारे पीछे पीछे कनिका भी आ गई। हमें देखते ही रुद्र भैया ने अपनी फाइल से नजरें उठाई और पूछा, सोना क्या हुआ, आपको यहाँ कोई काम था? हमने बस कहा। फिर भैया ने पूछा, क्या हुआ बोलिए? हमने सीधे कहा, हमें सतीक्षा से मिलना है। रुद्र भैया ने हमें देखा और शांति से पूछा, क्यों? आपको उनसे क्यों मिलना है? भैया का ये सवाल सुनकर कनिका के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। वो तुरंत बीच में बोल पड़ी, सर इसे पंचायत करनी होगी, कुछ और क्या। जब से आई है किसी न किसी से पंचायत ही तो करती रहती है। मैंने मना किया था बाहर आपके पास आने से इसे, मगर ये कोई बात सुनती ही नहीं है, कोई ऑर्डर्स फॉलो ही नहीं करती मेरे। कनिका की शिकायत सुनकर रुद्र भैया का पारा चढ़ गया। उन्होंने अपनी कुर्सी घुमाई और गुस्से में दांत भींचते हुए कनिका की तरफ देखा। तुम इन्हें ऑर्डर देने वाली होती कौन हो? और ऑर्डर्स एम्प्लॉय को बॉस देते हैं, बॉस को एम्प्लॉय नहीं। क्या ये बात तुम्हें नहीं पता? भैया की ये बात सुनकर कनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र भैया भी शौर्य भैया की तरह हमें बॉस ही कहेंगे। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, इस लड़की का जल्द से जल्द कुछ करना होगा। पहले अक्षत सर, फिर शौर्य सर और अब रुद्र सर भी। इसने सबको अपनी मोहिनी जाल में फंसा रखा है। मुझे जल्द से जल्दी से सबक सिखाना ही होगा कि कनिका से टकराने का क्या मतलब होता है। कनिका ने बाहर से खुद को सामान्य दिखाया और धीरे से सॉरी बोलकर कैबिन से बाहर निकलने के लिए मुड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने खड़ी सतीक्षा से उसकी टक्कर होते होते बची। कनिका उसे बिना कुछ कहे धकियाते हुए बाहर निकल गई। कनिका के जाने के बाद भी सतीक्षा वही दरवाजे पर बुत बनी खड़ी थी। वो अवाक नजरों से हमें और रुद्र भैया को देख रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र भैया ने हमें ऑफिस की बॉस कहा है। सतीक्षा के मासूम मन में
एक बार फिर वही ख्याल घर कर गया कि हम रुद्र भैया की गर्लफ्रेंड हैं। वो दरवाजे पर खड़ी अपनी बेचैनी को छिपाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों से छलकने को बेकरार आंसू उसकी पूरी कहानी बयां कर रहे थे। वो उस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी जो उसे दिख रही थी।